नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 15 यानी कि 15वां टेस्ट। दोस्तों ये 15 नंबर टेस्ट जो हुई थी जीके जीएस के लिए वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी का एक एक करके हम स्कोर कार्ड देखेंगे, मार्क्स देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो दोस्त अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली यहीं पे जीके जीएस के लिए जो है वीडियो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और हां, अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्त आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी टेस्ट दे सकते हैं। कैसे देना है ये टेस्ट आपको हम लास्ट में बता देंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको डिस्कशन कराने के बाद। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बता देते हैं। टेस्ट इस तरह से होता है कि आपको बताते हैं कि 40 को क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, जीके जीएस से मतलब कि आधे साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, आधे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहते हैं, दोनों मिलाकर के 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिसका टेस्ट होता है उसके अगले दिन क्या होता है कि यहां पे आपको डिस्कशन कराने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप आराम से जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं कि आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप यहां पे रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा तो क्या होगा कि आपको जीके जीएस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसी को टेस्ट में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारे क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, उस सबको डिस्कस कराना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्त कि ये जीएस के क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं कि डिस्कस कराते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसमें है तो 20 के 20 क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करा देते हैं, उसके बाद हम स्टैटिक जीके है उसको दिखा देते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गति का पहला समीकरण जो है वो किसके बीच संबंध दिखाता है, हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए गति का पहला समीकरण कह देगा, कभी कभी गति का दूसरा समीकरण कह देगा, कभी कभी गति का तीसरा समीकरण कह देगा। ये तीनों के बारे में पूछा जाता है कि कौन किसका संबंध दिखाता है। ये तो गति के पहले समीकरण y बराबर mt प्लस c होता है। ठीक है, पहला समीकरण जो होता है सो वो किसके बीच के संबंध दिखाता है, तो वो वेग और समय के बीच के संबंध को दिखाता है। किसके? वेग और समय के बीच के। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वेग और समय के बीच के संबंध को दिखाता है। दूसरा समीकरण कभी कभी पूछ देता है कि वो किसके बीच संबंध दिखाता है। देखिए दूसरा समीकरण जो होता है वो विस्थापन और समय के बीच के संबंध को दिखाता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो वेग और विस्थापन के बीच संबंध दिखाता है। किसके? वेग और विस्थापन का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे सारा डिटेल्स जो है ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज दिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आप पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको सारा पीडीएफ जो है मिल जाएगा एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं इसका। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया कि ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है ना कि हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, हमें ये जानना है। देखिए अच्छी तरह से जानते होइएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के नियम पे काम करता है। किसके नियम पे? पास्कल के नियम पे। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि पास्कल के नियम पे काम करता है। अब हाइड्रोलिक ब्रेक आखिर काम कैसे करता है? पास्कल के नियम जानते होइएगा कि किसी भी वस्तु पर अगर दबाव डालते हैं तो वो क्या होता है कि उसके द्रव वाले दबाव, किसी भी द्रव पे अगर दबाव डालते हैं तो द्रव क्या होता है कि चारों ओर समान रूप से दबाव लगता है, तो वो पास्कल के नियम को फॉलो करता है। पास्कल का नियम यही है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी यही होता है कि जब दबाव लगता है तो द्रव वाला जो होता है वो समान रूप से चारों ओर जो है प्रेशर लगता है, दबाव लगता है। इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल जो होता है क्या होता है कि ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। दूसरी ये चीज है कि लॉन्ग लाइफ भी होता है इसका, इसलिए जो है उसका इस्तेमाल जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है और अच्छा काम भी करता है। ठीक है, तो ये चीजें है। चलिए वैसे क्वेश्चन पूछा था किस सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक फ्यूज है, एक फ्यूज तार है, मुख्य रूप से उसमें क्या होना चाहिए ये हमें जानना है। देखिए फ्यूज हम लगाते हैं कि क्यों है? घर में फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि उससे जुड़ी हुई आगे की उपकरण जो होती है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर, कूलर, फला चिल्ला, बहुत सारी चीज होते हैं। वो क्या हो कि हाई वोल्टेज आए तो क्या हो या लो वोल्टेज आए तो वो जलने से, अति भारण से या वो क्या हो कि जलने से बच जाए। इसलिए क्या होता है कि हाई वोल्टेज आता है तो वो क्या होता है कि सबसे पहले फ्यूज जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है या गल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? हमें उसमें क्या होना चाहिए जो इस तरह का काम फ्यूज करेगा? तो उसमें होना चाहिए कि कम गलनांक होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस और कम गलनांक। मतलब तुरंत अगर गर्म हो, हाई वोल्टेज आए तो तुरंत वो ब्रेक हो जाए, तुरंत गल जाए। तो ये गलनांक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई गलनांक अगर रख देंगे और लो रखेंगे उसका जो रेजिस्टेंस, तो
हाई वोल्टेज जो आएगा, हाई करंट उससे फ्लो होगा, फिर भी वो नहीं जलेगा, लेकिन उसके आगे जो लगे हुए होंगे उपकरण वो जरूर जल जाएंगे। इसलिए उसको बचाने के लिए हमें फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूज में आपका रेटिंग जो होना चाहिए, मतलब कि ये होना चाहिए कि अल्प गलनांक और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्त कि फ्यूज जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, ये पूछ देता है। तो फ्यूज जो होता है वो टीन और फ्यूज टीन और जो है तांबा दोनों का क्या होता है कि मिश्रण होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं किसका, टीन और तांबा का मिश्रण होता है। ठीक है, फ्यूज क्यों लगाते हैं आपको बता ही दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात ध्यान रखिएगा कि डीसी के लिए अलग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, एसी के लिए अलग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि जो एसी में लगा हुआ फ्यूज है उसी को डीसी में लगा देते हैं, क्योंकि डीसी अलग होता है, एसी अलग होता है, दोनों के फ्यूज का जो है इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 1024 बाइट बराबर जो होता है वो कितने बराबर होता है, ये हमें जानना है। तो इन चारों में से देखिए बताइए कि 1024 बाइट बराबर क्या होता है। देखिए 1024 बाइट बराबर जो होता है वो 1 KB होता है। कितना होता है, 1 KB। इसी को अगर 1024 से गुना कर दीजिएगा तो 1024 KB हो जाएगा। 1024 KB बराबर जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा। इसको फिर 1024 से गुना कीजिएगा तो 1024 MB हो जाएगा। ये 1024 MB बराबर जो होता है क्या होता है आपका कि 1 GB होता है। अब फिर इसको 1 GB को 1024 से गुना कर दीजिए तो 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सभी सवाल जो है सो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मेगा क्षणिक रात की अपेक्षा कहता है कि निर्मल रात में अधिक ठंड होती है, ऐसा क्यों, किसके कारण होता है। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि आकाश में अगर बादल लगी होती है तो आकाश में बादल लगी होती है उस समय आपको गर्मी महसूस होगा, लेकिन आकाश बादल ना लगी हो, स्वच्छ आकाश हो तो आपको ठंड महसूस होती है। ऐसा किसके कारण होता है, तो वो होता है विकिरण की वजह से। किसके, विकिरण की वजह से। अब विकिरण की वजह से कैसे होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब मेघ, जैसे कि मेघ बला जो होता है, बादल जो लगी होती है उस रात में आपको गर्मी महसूस होगा, ऐसा फील करते होइएगा। ऐसा इसलिए होता है कि दिन में क्या होता है कि धरती तपती है, तपने के बाद एक धरती से विकिरण निकलती है, अब वो आकाश की ओर जाती है। तो जब बादल लगी होती है तो वो अंतरिक्ष में क्या होती है कि विकिरण को जाने नहीं देती है ऊपर, वो नीचे ही क्या करती है कि उसको बना करके रखती है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है कि गर्मी फील होती है। और जब बादल नहीं रहती है तो स्वच्छ आकाश होता है, तो सारे विकिरण क्या होता है कि अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील नहीं होती है, ठंडक महसूस होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, विकिरण की वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता कि सबसे बढ़िया जो है आपको इंसुलेटर कौन सा होता है, हमें यह जानना है। देखिए सबसे अच्छा इंसुलेटर अगर देख लिया जाए तो इसमें से कौन सा है दोस्त, शीशा। शीशा क्या है कि सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है, ग्लास जो होता है सो ये तो है धातु ही, लेकिन इसमें जान लीजिए कि इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है। इसे असितित जो है द्रव भी कहा जाता है शीशा को। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हो सकता है कि आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक तो हम ऐसा टेस्ट में डाल ही दिए थे। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कोई भी नाव, क्या होगा कि कोई भी नाव नहीं डूबेगी। कब नहीं डूबेगी, तो कोई भी नाव तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने भार का पानी जो है विस्थापित करती रहेगी, वह तब तक जो है नहीं डूबेगी। इसको ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि कोई भी नाव तब तक नहीं डूबेगी जब तक वो अपने भार का पानी जो है विस्थापित करती रहेगी। जैसे पानी जो है क्या होगा कि नाव के भार से ज्यादा हो जाएगा, वैसे क्या होगा कि नाव डूबना शुरू कर देगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि शीशे के कहता कि संचयक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, हमें ये जानना है। सेल में यानी कि बैटरी में, शीशे वाली जो बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्त, हाइड्रो कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का। इसको जो है दोस्त जान लीजिए कि विट्रियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है अति शोषित द्रव्य है। हम आपको पहले बता दिए हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अति शोषित द्रव्य कौन सा है। ये क्या है कि ये कांच है, मतलब ग्लास है, ये थर्ड नंबर। ठीक है, इसे अशोषित द्रव्य के रूप में देखा गया है। ऐसा क्यों, कहिएगा कि नहीं ये तो ठोस है, द्रव नहीं है। बिल्कुल ठोस है, लेकिन इसके अंदर लिक्विड का प्रवाह इतना धीमे होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर लिक्विड का फ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि अशोषित जो है द्रव के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जहाजों में, कहता है कि जहाजों में जो है समय मापने के लिए इसमें से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए जहाजों में समय मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोनोमीटर का करते हैं। किसका, क्रोनोमीटर का। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जहाजों में समय मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्रोनोमीटर जो होता है एक तरह का जीपीएस होता है, जो जहाजों की स्थिति और लोकेशन जो होता है उसकी पता लगाने में मदद करता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि सौर प्रणाली, सौर प्रणाली की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, ये हमें जाना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सौर प्रणाली का खोज जो है किसने किया था, कोपरनिकस साहब ने। इन्होंने ही बताया था कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर जो है क्या करते हैं कि चक्कर लगाते हैं, और सूर्य जो होता है वो क्या होता है कि ये केंद्र होता है, सौर जो होता है, सौर प्रणाली जो होता है उसका मेन सेंटर जो होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। केपलर ने गति के, ग्रह की गति के बारे में बताया था। ठीक है, कोपरनिकस ने ये सौर प्रणाली के सिस्टम के बारे में बताया था। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि बहुत अधिक ऊंचाई पे जाने पे लाल रुधिर कणिका जो होती है उसमें क्या होता है, ये जानना है। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर चले जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपके आरबीसी जो होती है उसकी संख्या क्या होती है कि बढ़ने लगती है। क्या होती है, आरबीसी की संख्या क्या होती है कि बढ़ने लगती है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि आरबीसी की कणिका क्या होती है कि बढ़ने लगती है। शरीर में जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी लगातार आपको जो है शरीर में होने लगता है। इस शरीर में जो मतलब की कमी होता है इसको हाइपोक्सिया के नाम से भी जानते हैं। इसके दौरान क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन करके जो है एक हार्मोन होता है, उसके शरीर में क्या होता है कि लगातार जो है आपके शरीर में स्त्रावित होती रहती है, जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा, बहुत लोग आकार में बता देते हैं कि आकार में वृद्धि होता है, आकार में नहीं, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, हमें ये जाना है। देखिए खाद्य पदार्थ होता है, भोजन वाले पदार्थ होता है, उसकी इकाई को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं। किसमें, कैलोरी में। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि इसको कैलोरी में मेजर करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। केल्विन, केल्विन क्या होता है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। जूल जो होता है वो कार्ज का ऐसा यूनिट होता है, इसी का ये अर्ग होता है सीजीएस में, तो सीजीएस में अर्ग इसको बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर दोस्त, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है भौगोलिक डैश ध्रुव के निकट होती है, ये हमें जाना है। देखिए पृथ्वी का ध्रुव जो होता है, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो, अब भौगोलिक रूप से देखिएगा उसका जो है ध्रुव तो कुछ अलग होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो भौगोलिक जो ध्रुव होता है उसके बिल्कुल अलग होता है। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो होता है वो क्या होता है कि भौगोलिक जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसके निकट में होता है। ठीक है, भौगोलिक रूप से अलग होता है और पृथ्वी का ध्रुव अलग होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो वो दक्षिणी ध्रुव के लगभग बराबर होता है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो होता है सो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं कि जल के सतह पर रख दीजिएगा तो वह नाचने लगता है या अच्छे तरह से फ्लोट करने लगता है, इसका कारण क्या होता है। देखिए पानी के सरफेस पे तेल हो चाहे ये कपूर हो, वो रख देते हैं तो कपूर वैसे नाचने लगता है। वो किस वजह से नाचता है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठीय तनाव की वजह से नाचने लगता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे भी आप रख दीजिएगा कपूर को पानी में तो वो ज्यादा ही नाचने लगता है। ठीक है, क्योंकि एक तो उसमें ऊर्ध्वपातन भी काम करने लगता है, दूसरी ये चीज है कि वो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस उस पृष्ठीय तनाव वो भी काम करता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से वैसे कह सकते हैं कि पानी पे वो नाचते रहता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर कहता है कि परम शून्य ताप कौन सा है, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि परम शून्य टेम्परेचर कौन सा, परम शून्य ताप कौन सा होता है। परम शून्य ताप कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, उसके नीचे ठंडा किया ही नहीं जा सकता है। उस पर किसी भी जीव, जो सूक्ष्म जीव माइक्रो बैक्टीरिया भी देखते हैं, वो भी जीवित नहीं रहता है उतने डिग्री सेल्सियस पे, उससे नीचे उसको कभी ठंडा किया ही नहीं जा सकता है, वही परम शून्य ताप कहलाता है। तो वो जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर, -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे कभी भी इसको ठंडा नीचे किया ही नहीं जा सकता, इससे कभी नीचे माइनस में टेम्परेचर जा ही नहीं सकता है, इसलिए इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सूर्य के विकिरण, सूर्य के किरण जो होता है उसमें से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो होता है वो सौर कुकर को गर्म
करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए आपको इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि सूर्य का कौन सा किरण का इस्तेमाल जो होता है वो सौर कुकर को गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं। वो जो करते हैं IR का, मतलब इंफ्रारेड का करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल जो होता है वो सौर कुकर को क्या होता है कि गर्म करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि वर्णधता। वर्णधता कहने का मतलब क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस। आपके अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको निवारण जो होता है वो किस लेंस से सुधार की जा सकती है, ये हमें जानना है। जैसे मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो ये सबको निवारण करते हैं ना हम लोग चश्मा लगा करके। तो उसी तरह से वर्णधता होता है, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, ये हमें बताना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वर्णधता है, आप कलर को पहचान नहीं सकते हैं, वैसे व्यक्ति का कलर ब्लाइंडनेस जो है किसी भी चश्मे को लगा लीजिए ठीक नहीं होने वाला है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ नंबर का आंसर करेक्ट होगा कि इसमें से किसी का भी उपचार करके आप जो कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चश्मा लगा करके, क्योंकि ये क्या होता है कि जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली कहने का मतलब यह होता है कि जेनेटिक्स यानी कि पूर्वजों से प्राप्त होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो ये चीजें जान लीजिए कि आपके पूर्वज में किसी न किसी को रहा होगा, या तो मम्मी पापा को रहे होंगे, या तो दादा दादी के, या तो आपके किसी पूर्वज को रहे होंगे, तो अभी आप में कलर ब्लाइंडनेस आया है। इसका कोई इलाज नहीं होता है, जान लीजिए ये चीजें। तो जो लोग जो है रेलवे के एग्जाम दिए हैं ALP का, तो ये चीज जान लीजिए कि अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो आपका सिलेक्शन ALP में नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ पोस्ट होते हैं टेक्नीशियन में, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो इसमें कलर्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वैसे में आपको पोस्ट दिया जा सकता है टेक्नीशियन में, लेकिन ड्राइवर में तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, इसलिए सभी लोग क्या कीजिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस जरूर चेक करवा लीजिएगा कि किसके पास क्या है क्या नहीं है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि माप की कहता है कि कौन सी इकाई को क्या करता है कि 0.39 से गुना करने पे वो इंच में प्राप्त हो जाता है। देखिए 0.39 से किसमें गुना कीजिएगा, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। ये सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, सेंटीमीटर में अगर 0.39 से गुना कीजिएगा तो वो इंच में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है ना, वो कितना होता है, 0.39 इंच ही होता है 1 सेंटीमीटर बराबर। तो हमको 2 सेंटीमीटर जाना है, तो उसी तरह से इसको क्या करते जाएंगे कि गुना करते जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन दे दिया है कि लोलक जो होता है वो, लोलक के घड़ियों में क्या होता है कि गर्मियों में सुस्त हो जाता है, लोलक जो होता है सो। ठीक है, या कहा जाता है कि घर में पेंडुलम जो होता है वो गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, देखिए इसलिए सुस्त हो जाता है क्योंकि गर्मी को दिन में उसका क्या होता है कि प्रसार होता है, पेंडुलम का प्रसार हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि दोलन की जो संख्या उसकी क्या होता है कि घट जाती है, मतलब कि सुस्त हो जाती है ये चीजें। ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ने से, लोलक की लंबाई बढ़ने से। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी जो है क्या होती है कि सुस्त हो जाती है। वही अगर सर्दी में चले जाइए तो उसकी क्या होता है कि लंबाई घट जाती है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई की दोलन की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो दोस्त इतने थे आपके क्या जीएस के क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए हैं। अब यहां से क्या है कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्त आप अंत तक के बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको लास्ट में ये भी चीजें बताएंगे कि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्त जीके जीएस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो देखिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको एग्जाम में जीके जीएस को अटेम्प्ट करने में, और इसमें आप अच्छा खासा क्या कर सकते हैं कि नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स रीजनिंग है, उसमें दोस्त बनाना पड़ता है और उसमें आपको एकदम करेक्ट ही करेक्ट चुनना पड़ता है। इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, किसी ना किसी ऑप्शन को दिमाग में लगा करके आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे नंबर उठने की चांसेस ज्यादा रहता है जीके जीएस से। तो काफी इंपॉर्टेंट हम जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके जो सीबीटी एग्जाम होने वाली है एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन टेस्ट इसी समय जो है एक्टिव हो जाता है। जिससे कि अभी 15वां का हम क्या कराना है कि आपको जो है डिस्कशन करा देते हैं। तो 16वां टेस्ट जो है आज एक्टिव है, बहुत लोग जाकर के टेस्ट लगा रहे होंगे, उन्हें पता हो गया होगा कि आज जो है डिस्कशन कराया जा रहा है, तो एक नया टेस्ट जो है सेट जो है आ चुका होगा, तो वो लोग अपना टेस्ट दे रहे होंगे। तो दोस्त आप भी जाकर के टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे थोड़ी देर में। चलिए पहले क्या करते हैं कि स्टैटिक जीके और जीके से जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं जनरल नॉलेज से, उस सभी को हम देख लेते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके और जीएस से जो है क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में
किस रूप में मनाई जाती है ये हमें जानना है। देखिए 1 दिसंबर जो होता है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसे? विश्व एड्स दिवस के रूप में। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पे 1 दिसंबर को क्या होता है ना कि कॉलेजों में या बहुत जगह पे जाकर के क्या होता है कि पब्लिक वाले जगह पे जाकर के एड्स के बारे में प्रचार किया जाता है, उसके रोकथाम के बारे में बताया जाता है, उसके इलाज के, उसके नियंत्रण के बारे में बताया जाता है। तो ये 1 दिसंबर को क्या होता है कि मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि संविधान के निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा लेख जो है वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है, ये जाना है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आर्टिकल जो है ये इमरजेंसी से संबंधित है, ये हमें जाना है। देखिए आपको बता देते हैं करेक्ट आंसर कि आर्टिकल 360 कितना, आर्टिकल 360 जो होता है वो इमरजेंसी से होता है। इमरजेंसी जो होता है कौन लगाता है दोस्त? राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है, तो 300 अनुच्छेद जो है 360 के तहत राष्ट्रपति चाहते हैं तो इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत ऐसा अगर लगेगा कि किसी देश में वित्तीय मतलब क्या होता है आपको पता ही है, फाइनेंशियल, तो इसकी स्थिरता या साख जो होता है वो खतरे में है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है ये इमरजेंसी लगा देते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो कहां थी, ये हमें जाना है। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त वो थी चंपापुर में थी। कहां थी? चंपापुर, यानी कि चंपा में थी। ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि चंपा में थी। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी के बाद की बात बता रहे हैं, उस समय थी। उस समय जो एक जरासंध थे उसके द्वारा कर्ण को जो है क्या था कि ये चंपा जो है उपहार में दे दिया गया था, मतलब कि ये चंपापुर उपहार में गिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया महात्मा गांधी के कहता कि राजनीतिक गुरु कौन थे, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण जी जब बोले थे तभी जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पे ही। अब पहला बार जो है जाकर के चंपारण में इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी ने वो आंदोलन जो है चलाए थे, पहला आंदोलन चंपारण में। किसके कहने पे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब के कहने पे। ध्यान रखना ये चीजें। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये जान लीजिए कि एक लोकप्रिय जो है आपका क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे, वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं। 1905 ईस्वी में इन्होंने, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसकी बात बता रहे हैं, उसी समय सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी किया था। ठीक है, इन्होंने। तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। वैसे सारा क्वेश्चन का डिटेल्स जो है आपको पीडीएफ में दिया हुआ ही है, तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि वह उपकरण जो क्या करता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, कौन सा है? तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि भूकंप की तीव्रता मापने में कौन मदद करता है। ये हमें बहुत लोगों ने गलती लगा दिया है, इसमें क्या टिक मार दिए है पता है? ये सेकेंड नंबर मार दिया है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नहीं मापी जाती है, थोड़ी सी ये बात समझ लीजिए। बहुत लोग गलत मार दिए हैं, अंधाधुनी आंख बंद करके सिस्मोग्राफ मारती है, जबकि सिस्मोग्राफ से वो भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता नहीं। भूकंप की तीव्रता अलग हो गई है, एक भूकंप अलग हो गया। जब भूकंप आती है तो क्या होता है कि पेपर पे क्या होता है कि एक पेन की तरह होता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाता है, तो उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन तीव्रता कितनी तीव्रता से आई, 8.6 पॉइंट कितनी तीव्रता से आई, वो तीव्रता स्केल पे पता चलता है। ठीक है, अब वो स्केल जो होता है वो रेक्टल स्केल कहलाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह क्या होगा कि ये 3rd नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वो रेक्टल स्केल कहलाता है। रेक्टल स्केल पे ही तीव्रता कहते हैं ना कि अरे इतनी तीव्रता से ये भूकंप आई है, तो वो पेपर पे ग्राफ बनता है, वो तीव्रता नहीं दिखाती है, वो ग्राफ दिखाता है कितनी, मतलब ग्राफ किस तरह से बनी है, इसकी हलचल किस तरह से हुई है, ये दिखाता है। थोड़ा सी भी हलचल होती है तो वो पेपर पे ग्राफ बनता है, लेकिन तीव्रता जो होती है वो स्केल पे पता चलता है, जो रेक्टल स्केल होता है। ठीक है, तो ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, न कि सिस्मोग्राफ होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये ग्राफ अगर कहता तो वो अलग चीजें होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे दिन रात जो होता है क्या होता है कि बराबर अवधि के होता है, मतलब कि 12 घंटे की दिन होती है, 12 घंटे की रात होती है। तो पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जगह है, ये हमें जानना है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। यहां पे आप जाइएगा तो भूमध्य रेखा पर आपको 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात लगभग जो है देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि पृथ्वी क्या होती है ना कि
23.5 डिग्री पे क्या होती है कि झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो सूरज का विकिरण जो होता है इस पे पूरी तरह से नहीं पड़ता है, इसलिए 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। मुगल काल में कहता है कि किस कला का सबसे अधिक जो है विकास हुआ था, ये हमें जानना है। देखिए मुगल कला में तो वैसे बहुत सारे कला का जो है विकास हुआ था, पेंटिंग से लेकर के जो है, चित्रकारी से लेकर के जो है, वास्तुकला से लेकर के हर चीज का हुआ था उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा डेवलप जो देखा गया था मुगल काल में, वो देखा गया था वास्तुकला का। किसका? वास्तुकला का। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, वास्तुकला का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। सौरमंडल का कहता है कि सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह, कहता है कि गैनीमेड किस ग्रह का जो है उपग्रह है, हमें ये जानना है। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना, उसी तरह से गैनीमेड किसका जो है उपग्रह है, ये हमें जाना है। अब वो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, कौन है? ये बृहस्पति का है। किसका? बृहस्पति का, सेकेंड नंबर। ये बृहस्पति का गैनीमेड जो है ये उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ये चीजें जान लीजिए। इसकी खोज जो है गैलीलियो साहब ने किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका व्यास, गैनीमेड का व्यास जो है 5268 किलोमीटर के आसपास में है। यह बुध ग्रह जो देखते हैं, बुध ग्रह से 8% कहीं ज्यादा है। अगर चंद्रमा की तुलना कर लेते हैं तो चंद्रमा से 2.2 गुना जो है ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इस पे महासागर होने की जो है संभावना भी जताई जाती है। और ये चीजें जान लीजिए कि गैनीमेड ही एक ऐसा उपग्रह है जिसपे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। नहीं तो हर किसी उपग्रह पे ऐसा नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा संभावना भी जताया जाता है कि यहाँ पे महासागर भी है। ठीक है, लेकिन अब कहां तक के सच है ये तो क्लियर होने के बाद पता चलेगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है, ये कहता है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कपास की उपज के लिए जो होती है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ये काली मिट्टी जो देख रहे हैं, इस काली मिट्टी को रेगुड़ के मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें खनिज और जो है क्या होता है कि खनिज उनिज की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए उसकी उपज जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और इसमें नमी बना रहता है। और दूसरी ये चीजें होती है कि इसकी पीएच वैल्यू भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 5.5 से लेकर के 60 के बीच में होते हैं। थोड़ा सा अम्लीय होता है, क्षारीय में नहीं जाता, उदासीन से हल्का नीचे होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। आनंद मठ, कहता है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे, ये हमें जाना है। देखिए आनंद मठ के लेखक जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन आंसर जो होगा वो सही होगा कि आनंद मठ के लेखक जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कब लिखी गई थी? 1882 ईस्वी में लिखी गई थी। ये इससे जो है क्या होता है कि स्वतंत्रता जो हुई थी क्रांतिकारियों को, इस पे बहुत बड़ा जो है गहरा प्रभाव पड़ा था इस उपन्यास से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए आनंद मठ से अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है डिजाइन करने वाले कौन थे, ये हमें जाना है। किसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, ये जाना है। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइन किए थे किसने किया था? ये पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ये आंध्र प्रदेश के थे, ये आंध्र प्रदेश में ही जन्मे थे, ये चीजें जान लीजिए। इन्होंने ही क्या किया था कि भारत के झंडे का डिजाइन किया था। झंडे का डिजाइन जान लीजिए कि 30 देशों का लगभग झंडे का इन्होंने क्या किया था कि गहरा स्टडी किया था। 1916 से लेकर के 1921 के बीच जो है इन्होंने झंडों का अच्छा से गहराई तरीके से क्या किया था कि स्टडी किया था। उसके बाद स्टडी करने के बाद जो है झंडे का क्या किया कि डिजाइन दिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो है महात्मा गांधी से भी इनकी भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी। अब मुलाकात होने के बाद जो है ये अपने जो है फिर जो है कहां चले गए थे? आंध्र प्रदेश, अपने स्वदेश लौट गए थे। इसको ध्यान रखिएगा। ये पहले जो है सेना में काम करते थे, सेना में नौकरी करते थे। वहां से लौटने के बाद जो है इन्होंने जो है इस पे काम किया था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमें जाना है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है सिलिकॉन वैली है। ये आखिर सिलिकॉन वैली कहते क्यों है? देखिए यहाँ पे सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं बेंगलुरु को क्योंकि वहां पे सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा केंद्र है। इंडिया का सबसे बड़ा केंद्र कहिए कि आपको, इंडिया का, एशिया का कहिए कि सिलिकॉन का सबसे बड़ा इंडस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आपका बेंगलुरु में। इसलिए उसको जो है सिलिकॉन वैली कहते हैं। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जो आईटी कंपनी भी है, इंटरनेशनल
आईटी कंपनी, वहीं पे मिलेगा। बहुत सारे प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो है, हब है एक तरह से कहिए, वहां पे मिलेगा, इसलिए सिलिकॉन वैली के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि दिल्ली किस वर्ष जो है वो राजधानी बनी थी भारत की, ये हमें जाना है। देखिए दिल्ली जो राजधानी बनी थी, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मतलब कि याद किए हुए हैं कि 1911 में दिल्ली की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की राजधानी हो गई थी ये। ठीक है, तो ये पेपर के थ्रू नहीं हुआ था, ऑन द पेपर नहीं हुआ था, ये चीजें जान लीजिए। ऑन द पेपर बाद में हुई थी ये चीजें, लेकिन आप जान लीजिए कि ब्रिटिश काल, जो ब्रिटिश शासन था उस समय जॉर्ज पंचम था, उसने जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाने की घोषणा जो है 1911 में कर दिया था, 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तब से ये चीजें मान लिया गया था कि चलो ठीक है, दिल्ली के भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली बनेगी। तब तक अभी तक 1911 तक की दिल्ली की राजधानी नहीं बनी थी। कब बनी थी जाकर के 1931 में, 20 साल बाद जो है दिल्ली की राजधानी आकर के जो है आधिकारिक रूप से जो है इसको मतलब कि घोषित किया गया था कि चलो ठीक है, अब दिल्ली इसकी राजधानी रहेगी। वायसराय लॉर्ड इरविन का नाम सुने होइएगा, उसने आकर के जो है आधिकारिक रूप से जो घोषित किया था तौर पे। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली की राजधानी, दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की। नहीं तो 1911 में सिर्फ जो है ये ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ जो है जॉर्ज पंचम ने सिर्फ घोषणा कर दी थी कि अब जो है दिल्ली की राजधानी, मतलब भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनेगी, लेकिन उस समय हुई थी नहीं, 20 साल बाद हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये समुद्रगुप्त को, ये फर्स्ट नंबर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसकी तुलना जो है नेपोलियन से किया जाता था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत बड़े जो है शक्तिशाली राजा भी थे, एक महान योद्धा भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, 355 से लेकर के 380 के बीच में जो है इन्होंने क्या किया था कि शासन किया था, और लगभग समझिए समुद्रगुप्त ने जो है पूरे भारत पे जो है शासन किया था। शांति और युद्ध में ये जो थे महारत हासिल कर रखे थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सारा डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा दोस्त, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये हमें जानना है। देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो जनरली जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो जब देश आजाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री बने कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वाभाविक बात है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये थर्ड नंबर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्या थे कि योजना आयोग के अध्यक्ष थे। वैसे जनरली प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, ये हमें जानना है। किसने कराई थी ये भी जान लीजिए। देखिए बौद्ध संगीत जो हुआ था, आपको बताते हैं प्रथम बौद्ध संगीत वो बौद्ध के मृत्यु के बाद जस्ट बाद जो है वो बौद्ध संगीत करा दिया गया था। ठीक है, किसने कराया था, अजातशत्रु ने। ये फर्स्ट नंबर, अजातशत्रु ने सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत करा दिया था। इसको ध्यान रखना है, बौद्ध के जस्ट मृत्यु के बाद। ठीक है, इसमें जब बौद्ध संगीत हुआ था इसमें 500 से लेकर के 3000 तक के भिक्षुओं ने, क्या बौद्ध भिक्षुक जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे। अब इसका मकसद क्या था, मकसद ये चीजें था कि चलो महात्मा का बुद्ध तो चले गए हैं, लेकिन उनके उपदेश जो है, उनके धर्म जो है वो पूरी दुनिया में फैले, इसलिए जो है बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जानते हैं, ये हमें जाना है। देखिए भारत के संसद के ऊपरी सदन को जो है राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट नंबर, किसके, राज्यसभा के नाम से जानते हैं या राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि राज्य इसमें जो होता है ना, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि राष्ट्रपति उसको नामित करते हैं, मतलब कि मनोनीत करते हैं 12। 238 मतलब मान के चलिए 238 जो होते हैं वो राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, इनकी कार्यकाल जो होती है वो 6 सालों के लिए होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ जो अधिनियम पारित हुआ था वो किस वर्ष पारित हुआ था, ये हमें जानना है। कि दहेज लेना अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, ये कब पारित हुआ था, 1961 ईस्वी में। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। 1961 ईस्वी में दहेज डोरी एक्ट जो है क्या हुआ था कि पारित हुआ था। इसमें दहेज देने वाला भी अपराधी होता है, दहेज लेने वाला भी अपराधी होता है, लेकिन अगर लड़का लड़की की तरफ से अगर कोई गिफ्ट लिया जा रहा है तो वो अपराध का कानूनन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब क्या होता है कि लोग जो है दहेज के नाम पे नहीं लेते हैं, कहते दहेज हमने नहीं लिया है, हमने क्या लिया है, गिफ्ट लिया है, उपहार लिया है, 200 करोड़ का उपहार, 100 करोड़ का उपहार, करोड़ों का उपहार, लाखों का उपहार, दहेज नहीं लेते हैं।
तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी का नाम चेंज करके अब गिफ्ट कर दिया गया है, न कि दहेज कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, ये हमें जानना है। देखिए सार्क का सदस्य इसमें कौन सा नहीं है, ये म्यांमार। म्यांमार क्या है कि सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी आप नेपाल दिख रहे हैं, भारत दिख रहे हैं, बाकी जो है ये अफगानिस्तान दिख रहे हैं, ये सब है। आखिर सार्क में कितने देश रहते हैं? सार्क के सदस्य जो होते हैं वो आठ देशों का सदस्य होता है। कौन कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ये 8 देश का सदस्य है सार्क, जो 8 देश मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सार्क जो है सो ये आपका म्यांमार नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। सेंटो, सेंटो का मुख्यालय कहां है ये हमें जानना है। ठीक है, सेंटो है कहां ये भी जान लीजिए। देखिए सेंटो का मुख्यालय जो है वो तुर्की के अंकारा में है। कहां पे? तुर्की के अंकारा में। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सेंटो का मुख्यालय अंकारा में है। ये सेंटो है क्या? तो दोस्त सेंटो जो है ये सैनिकों का एक कहिए कि गठबंधन है। ठीक है, और इसका जो है मुख्यालय जो है आपका तुर्की के अंकारा में शहर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके टेस्ट में दिए गए थे। ठीक है, और ये सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। और अगला अगर वीडियो के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो दोस्त अगला टेस्ट भी आज 16 नंबर टेस्ट क्या है कि एक्टिव है, उसका डिस्कशन जो है अगले दिन किया जाएगा। वैसे हमने आपको बता दिया है कि 1 वीक जो है दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग आ चुकी है, तो ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम कम मिलेगा, इसलिए हम जो है एक दिन अल्टरनेट करके हो सकता है कि मे बी आपका जो है डिस्कशन करा देंगे। एक सप्ताह के बाद जो है फिर से रेगुलर आप लोगों का जो है चलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जो लोग कर रखे हैं दोस्त सब्सक्राइब, वो लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए आप जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि आपका क्या करना है कि स्कोर कार्ड भी दिखाना है कि आपने कितना नंबर लेकर के आया है। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि आप कहां से दे सकते हैं। देख लीजिए ये क्या है कि अपना एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से है। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे है, इस पे जाकर के ईआरसीबी सर सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहीं से आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो जाइए फटाफट इसको इंस्टॉल कीजिए। अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए, किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो ये नंबर दे रखा है 8789547155। इस पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, और फिलहाल क्या कर लेते हैं कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका हम एक बार जो है देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनटीपीसी वालों का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? एनटीपीसी वालों का रैंक देख लेते हैं। देख लीजिएगा पहले नंबर पे आज जो बने हुए हैं ये सचिन कुमार 40 में 40। भाई कैसे, हाउ इज पॉसिबल। दूसरी नंबर देख लीजिए, दूसरी नंबर ये चंदन कुमार, कैसे भाई 40 में 40 आप कैसे लेकर के आ गए हो। तो मुझे पता है कि 40 में कैसे लाए हो, तो चीटिंग हो रही है ना, चीटिंग मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का और एनटीपीसी का टेस्ट जो है सेम ही है, तो मुझे लगता है कि दोनों टेस्ट आप लोग जो है परचेज कर रखे हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं कि दे रहे हैं। एक में देने के बाद जो है क्या करते हैं कि दूसरा में जो है आ जाते हैं, और उसी तरह से जो है इसमें लगा देते हैं। मुझे पता है ये चीजें, तो ये गलत है, कोई एक ही टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे देख लीजिएगा कि मणिकांत कुमार भाई है, उसके बाद चौथे नंबर पे ये कमलेश भाई है, 5वें नंबर पे ये रिया है, 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मृत्युंजय भाई है, 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा रागिनी है, 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 8वें नंबर पे कौन है कि सोनू राम है, उसको जो है 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अमित है, 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये दिनेश कुमार चौधरी है, दिनेश चौधरी है। उसके बाद 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मनीष है, 12वें नंबर पे देख लीजिएगा 12वें नंबर पे दोस्त, 12वें नंबर पे जो आज बने हुए हैं देख लीजिएगा कौन है, नेहा कुमारी करके जो है ये 12वें नंबर पे है। 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुदीप है, 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा ये निशांत करके है, जो नहीं नुसरत है ना, नुसरत है, नुसरत खातून करके जो है 14वें नंबर पे। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनूप राज है, 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा प्रमोद सैनी करके। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रंजीत भाई है। उसके बाद 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 18वें नंबर पे शशि मौर्य करके है। उसके बाद जो है 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश सौ है। उसके बाद 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुंदन है। उसके बाद जो है आपका 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 21वें नंबर पे देख लीजिएगा, 21वें नंबर पे आपका कौन है, कुलदीप भाई करके है। उसके बाद 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 22वें नंबर पे ये पंकज भाई है। 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 23वें नंबर पे देख लीजिएगा ये विश्वजीत भाई करके जो है ये 23वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं आपको।
अगला देख लीजिए, अगला जो है आपका क्या है 24वें नंबर पर देख लीजिएगा कि अंजलि है। 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हो तो ये विक्रम है, उसके बाद जो है 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं सुनील भाई है, उसके बाद जो है 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुजय है, उसके बाद 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा ये 28वें नंबर पे कौन है कि ये सुमन है, सुमन 28वें नंबर पे। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विजय है, उसके बाद जो है 29वें पे विजय है। 30वें नंबर पे देख लीजिएगा कि अमोद राज है, उसके बाद 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 31वें नंबर पे देख लीजिए, 31वें नंबर पे जो है आज बने हुए हैं सुशील भाई बने हुए हैं। उसका जो है 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 32वें नंबर पे देख लीजिएगा कुमित रंजन करके। उसके बाद 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये ललन यादव करके जो है 33वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से टेस्ट में भाग लेते रहिए। चलिए 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अमृता है, उसके बाद 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ललन यादव है। 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भूषण प्रसाद करके है, उसका जो है भूषण प्रसाद, हाँ चल ठीक है। 37वें नंबर पे ये पन्ने लाल है। 38वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजीव यादव करके है, उसका जो है 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 39वें नंबर पे वो रितु यादव करके है, उसके बाद रितु है, हाँ ठीक है। चलिए राजीव यादव है ठीक है। उसके बाद चलिए दिखा दे, रेणु यादव है ना, हाँ 40वें नंबर पे बात कर लेते हैं तो 40वें नंबर पे क्या है कि अंकित झा है। उसके बाद चाहे 41वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पप्पू कुमार है। उसके बाद 42वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं सुनील पाल है। 43वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 43वें पे हरिमोहन भाई है। उसके बाद 44वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमित भाई है जो अपना क्या है कि 44वें नंबर पे है। चलिए 45वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 45वें नंबर पे देख लीजिएगा कि रविशंकर भाई है। उसके बाद जो है 46वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये किशन जी है। उसको 47वें नंबर की अगर बात 47वें पे किशन है। उसका 48वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बबलू है। 49 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमन कुमार है। उसके बाद जो है 50 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बिरजू चंद है। उसके बाद जो है 51 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमलेश भाई है। उसको जो 52 नंबर पे देख लेती है तो 52 नंबर विकास है। 53 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 53 नंबर पे कौन है कि राजू भाई करके जो है 53 नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्त ये एनटीपीसी वालों ने क्या किया है कि नॉन स्टॉप टेस्ट जो है पार्टिसिपेट किए हैं, उनका हमने बता दिया है आपको कि किसी ने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, अब चलिए क्या दिखा देते हैं कि ग्रुप डी जो एनटीपी नॉन स्टॉप टेस्ट दिए हैं, सो ये ग्रुप डी वालों का है जो नॉन स्टॉप टेस्ट दिए हैं, उनका नंबर देख लीजिए। पहले नंबर पे देख लीजिएगा कि सोनल पाल करके जो है ये है। दूसरे नंबर पे अमरजीत भाई है। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सचिन है, सचिन भाई तीसरे नंबर पे है, देख लीजिए। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो चौथे नंबर पे देख लीजिएगा संजय चौधरी करके है। उसको जो 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मृत्युंजय भाई है। उसको जो है 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि कुमारी है। उसके बाद 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो शशि मोर्जिया है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनुज कुमार करके। उसके बाद 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये काजल कुमारी है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 10वें नंबर पे जो बने हुई है तनु आर्या करके है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 11वें नंबर पे देख लीजिएगा श्वेता कुमारी जो 11वें नंबर पे बनी हुई है। बहुत अच्छा है, ऐसी बने रही है। चलिए 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 12वें नंबर पे रमेश करके है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश है। उसको 14वें नंबर पे मणिकांत भाई है। उसको जो है 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सानिया है। उसको 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सूरज कपूर करके है। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं अक्षय है। 18वें नंबर पे देख लेते हैं तो ये पवन है। 19वें नंबर पे देख लीजिएगा, 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो बापू राम करके है। 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन पंडित करके है। 21वें नंबर पे देख लीजिएगा, 21वें नंबर पे क्या है कि सुमन पाल है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर पे बिट्टू सर करके है। उसका 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 23वें नंबर पे क्या है कि राकेश यादव करके है, जो 23वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कमेश है। उसके बाद 25वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये श्री राम करके है, ये 25वें पे। 26 पे बिट्टू सर है, बिट्टू राज है ना, ठीक है बिट्टू राज है। उसके बाद जो है आपका 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो खुशबू कुमारी है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 28वें नंबर पर देख लीजिएगा अनिश कुमार करके है। उसके बाद 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो चंदन भाई है। 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रागनी है, देख लीजिएगा। 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भरत भाई है। उसके बाद 32वें नंबर की अगर बात, अच्छा 32वें भरत है, 31 पे अंजय है। 33वें की अगर बात कर लेते हैं तो हरि राजा है। 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 34वें पे क्या है कि कुंदन भाई है, जो 34वें नंबर पे है, कुंदन वर्मा करके है। ठीक है, चलिए 35 नंबर पे देख लीजिएगा। 35 नंबर पे कौन है कि अशोक है। 36 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 36 नंबर पे आकाश है। उसका 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अली राजा है। उसका 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मोहन दुबे है। उसका 39 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 39 नंबर पे लोकेश भाई है। उसको 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 40 नंबर पे देख लीजिएगा लखन सिंह है। 41 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हरि किशन भाई है। 42 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जितेंद्र भाई है। उसको 43 नंबर की अगर बात कर लेते हैं
तो ये सूरज करके है। उसके बाद जो है आपका 44 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा 44 नंबर पे क्या है कि रघुवीर पाल करके है जो 44 नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, 45 नंबर पे देख लीजिएगा, 45 नंबर पे कौन है कि अनिल मौर्य करके है। उसके बाद देख लीजिएगा 46 नंबर के कौन है कि विक्रम कुमार करके। उसके बाद जो है 47 की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है 47 नंबर पे महेश है, महेश करके है। उसके बाद जो है 48 नंबर पे सबसे लास्ट में जो है मोहम्मद आरिफ है, आसिफ है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, दिखा दिए हैं आपको। तो दोस्त अगर आपको भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो फटाफट एप्लीकेशन बता दिया है, जाकर के क्या कीजिए कि इंस्टॉल कीजिए और फटाफट टेस्ट जो है 16 नंबर एक्टिव है जाकर के दे लीजिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पे डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त आप हमें क्या कीजिए कि इजाजत दीजिए क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।